नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल के प्रश्न, भक्ति काल के प्रश्न, रीत काल के प्रश्न, काव्य शास्त्र के प्रश्न और हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्न, इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। इन्हें आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। सोम से शुक्रवार तक हम हिंदी साहित्य की विधाओं पर अभ्यास करते हैं और शनिवार और रविवार को काव्य शास्त्र और व्याकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। आज व्याकरण के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देश के राज्यों को, यहाँ राज्यों को होना चाहिए, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भाषा वर्ग क, ख और ग में। का में यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। का वर्ग में उत्तर प्रदेश, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, इस तरह से, और हरियाणा, दिल्ली का वर्ग में आते हैं। ख वर्ग में, जैसे ख वर्ग में आएगा गुजरात। ख वर्ग में गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान। और ग वर्ग में आता है उड़ीसा और इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस तरह से राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फिर है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। अहिंदी पूछ रहा है, तो ये थे गोपाल स्वामी आयंगर। और संविधान में हिंदी की राजभाषा को मान्यता जब मिली थी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। फिर अगला प्रश्न है, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। 1937 में जो वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। फिर हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी राजभाषा है और यह संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। 351। फिर अगला प्रश्न है, अक्षर पर शिरोलेख लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, देवनागरी सुधार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो ये देवनागरी सुधार समिति के द्वारा अक्षरों पर सिरोरेखा लगाने की सलाह दी गई थी। इसका गठन 1947 में किया गया था। अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे। नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और 1947 में इसका गठन हुआ। फिर
हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो देवनागरी लिपि को। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम है, सही है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, ये भी सही है। मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता, सुंदर और सुगठित लिखावट। तो ये हम सभी जान रहे हैं कि यहाँ जो है प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग वर्ण हैं और मात्राओं के लिए भी अलग अलग चिन्ह हैं। फिर है उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी तो मेवाती। यहाँ पे चार वर्गों में बांट दें तो यहाँ पे मेवाती, ऊपर जो है मेवाती आती है। उत्तर पूर्वी में पूछ रहा है तो उत्तर पूर्वी में मेवाती। फिर है ढूंढानी बोली को किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढानी बोली को अहिरवाटी नाम से जाना जाता है। अहिरवाटी नाम से जाना जाता है। फिर अगला है राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। तो ये है रतलाम, उज्जैन और देवास। यहाँ पे मालवी बोली जाती है, जबकि रायपुर में मालवी नहीं बोली जाती। फिर है वागड़ी बोली को निम्न में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है। तो है गुजराती। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? मानक रूप खड़ी बोली को कहा गया है, तो इसके निकट है। फिर अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है? तो इसमें लरी जो है वो सम्मिलित नहीं है, जबकि ख, ल और ल ये सम्मिलित है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 को किया गया था। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित, पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि इस आयोग का उद्देश्य था। ये याद किए रहिएगा कि इसका उद्देश्य क्या था। शब्दों का विकास करना, परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित करना, परिभाषित करना और शब्दकोश एवं विश्वकोश का विकास करना। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तमान मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कठिन संधियों से बचने के लिए सामान्य तत्पुरुष समासों में सा जैसा आदि के रूप में, द्वंद्व समास में पदों के मध्य में। तो ये जो है प्रायः तत्पुरुष समासों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता हाइफन का। जैसे राम राज्य यहाँ लिखा गया है, राम राज्य, तो ये सीधे हो गया राम राज्य, न कि जैसे राजकुमार। तो यहाँ पे हाइफन चिन्ह जो है नहीं लगाया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का आयोग द्वारा
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। अशुद्ध प्रयोग पूछ रहे हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। तो ये नहीं था। तक जो है पूर्ववर्ती शब्दों के बाद में लिखना, ये अशुद्ध है। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः श लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः श लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध सौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। राजस्थानी को मरुभाषा, मरुवानी आदि कहा गया है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक सीमित है। ये गलत है। राजस्थानी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है। वह राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध तथा पाकिस्तान में पंजाब तक फैली हुई है। यह भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली और पढ़ी जाती है। राजस्थानी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग जो है एक वचन में शब्द प्रायः उकारांत होते हैं। जैसे बोलते हैं थारो, मारो, इस तरह से। राजस्थानी डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी को 5 बोलियों में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं। मध्य पूर्वी या पूर्वी राजस्थानी जिसे ढूंढाड़ी या हड़ौती कहते हैं। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी जिसे निमाड़ी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? किस रूप से नहीं माना जाता है? तो मागधी से, पैशाची से। बाकी सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, इन अगर तीनों को मिला दिया जाए तो इसमें 17 बोलियां सब होती हैं। कहीं कहीं 17 दिया है और कहीं कहीं 18 है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पैशाची अपभ्रंश से तो हिंदी की बोलियां जो हैं वो, यहाँ पूछ रहा है कि हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है, तो पैशाची से नहीं है। पैशाची में पंजाबी, लहंदा ये दोनों भाषा आती है। फिर ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी, खस अपभ्रंश में पहाड़ी, महाराष्ट्री में मराठी, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है यहाँ पे दिया हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश, यहाँ से पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और मागधी अपभ्रंश दिया हुआ है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, इस तरह से। और
पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। और यहाँ पे देख लीजिए भोजपुरी बिहारी जो है, बिहारी में कौन कौन सी हिंदी आती है बिहारी हिंदी में? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। तो यहाँ पे असंगत पूछ रहा, असत्य पूछ रहा। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है, ये असत्य है। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मागधी अपभ्रंश से होती है। मागधी अपभ्रंश से होती है, जिसमें बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया भाषा आती है। और इसी बिहारी बोली में मैथिली और भोजपुरी। फिर अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। यहाँ देखिए भाषा का नाम और भाषा की लिपि दी है। तो मलयालम में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी में, नेपाली भी देवनागरी में, उड़िया में, पंजाबी गुरमुखी में, उर्दू जो है अरबी फारसी में, बंगाली बंगला में और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में मराठी, नेपाली और हिंदी। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था 7 जून 1955 को। डेट भी याद किए रहिए, परीक्षाओं में डेट भी पूछता है। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? तो कौरवी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, तो बुंदेली जो होती है वो बिहारी भाषा में नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली भाषा आती है। फिर संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता कौन थे? ये प्रस्तोता जो थे कन्हैयालाल, मणिकलाल, मुंशी गोपाल स्वामी आयंगर, ये जो है सम्मिलित थे। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। और पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्ध मागधी अपभ्रंश। इस तरह से इतने प्रश्नों पर हमने प्रैक्टिस किया। शेष प्रश्न जो हैं वो कल के प्रैक्टिस सेट में हम हल करेंगे।
चैनल के साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।